Hello friends, welcome to Career Path. Measures of Disparison. ठीक है, पिछली बार हमने सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट किया था. ओके, आज हम न्यू स्टार्ट करेंगे डिस्पैरिजन को मेज़र करना. ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. इसके मीनिंग से देखते हैं कि आखिर डिस्पैरिजन होता क्या है. ठीक है, अगर हम स्टैटिक्स में बात करें डिस्पैरिजन, इसको हम वेरिएबिलिटी, स्केटर और स्प्रेड भी कहते हैं. ठीक है, इज द एक्सटेंट टू विच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेच्ड या स्क्यूड. आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या तो वो स्ट्रेच्ड हो जाता है ऐसे, या फिर वो स्क्यूड हो जाता है ऐसे. कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं मेजर करने के लिए स्टैटिकल डिस्पैरिजन को, जैसे कि आप वेरिएंस निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, इंटरक्वार्टिल रेंज का निकाल के आप मेजर कर सकते हो स्टैटिकल डिस्पैरिजन को. डिस्पैरिजन इज कॉन्ट्रास्टेड विद लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी एंड टुगेदर. ये कॉन्ट्रास्ट करता है लोकेशन के साथ और सेंट्रल टेंडेंसी के साथ, और दोनों के साथ भी कर सकता है. दे आर द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किसमें किया जाता है? इसकी प्रॉपर्टीज़ में. डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिस्पैरिजन का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. अगर हम सिंपल सी टर्म में समझें कि डिस्पैरिजन है क्या, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल शो कर रखा है आपको समझने के लिए कि डिस्पैरिजन है क्या. ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ सैंपल फॉर टू पॉपुलेशन, यहाँ पे दो पॉपुलेशन के सैंपल्स दे रखे हैं. ठीक है, विद द सेम मीन है, इनका मीन सेम है. जो ये आपका जो इनका मीन है, दोनों का मीन जो है वो सेम है, बट डिफरेंट डिस्पैरिजन. डिस्पैरिजन इनका डिफरेंट है. अगर हम ब्लू की बात करें, हमारे पास ब्लू है या हमारे पास रेड है. ठीक है, तो अगर हम ब्लू की बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा डिस्पैरिज्ड है, क्योंकि ज़्यादा जगह में फैला हुआ है. देखो, ये पूरा इतना एरिया ले रहा है फैलने के लिए. ठीक है, ये ज़्यादा डिस्पैरिज्ड है. अगर हम रेड की बात करें तो ये सिर्फ थोड़े से ही एरिया को कवर कर रहा है. इसका मतलब जो डिस्पैरिजन है वो क्या कर रहा है, जो ब्लू वाला है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा फैला हुआ है. ये ज़्यादा जगह ले रहा है ना ये फैलने के लिए, और जो रेड वाला है ये सिर्फ थोड़ी सी ही जगह में क्या हुआ है, फैला हुआ है. इसका मतलब ये कम डिस्पैरिजन है और ये ज़्यादा है. ओके, आई होप आपको डिस्पैरिजन समझ में आया होगा. अब हम इसे मेज़र कैसे कर सकते हैं? स्टैटिक्स में मेजर ऑफ डिस्पैरिजन हेल्प करता है आपको इंटरप्रेट करने के लिए कि वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा. वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा नो हाउ मच होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस द डाटा. मतलब ये कहता है कि कितना जो डाटा होगा इस नेचर का होगा और कितना डाटा जो है हेट्रोजीनियस होगा. होमोजीनियस जिसमें सेम होगी पॉपुलेशन इसमें. ठीक है, सेम पॉपुलेशन है. हेट्रोजीनियस में डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी. ठीक है, इन टर्म्स इट शो हाउ सिक्यूज्ड और स्कैटर्ड द वेरिएबल्स, कि यहाँ पे जो डाटा होगा वो कैसे शो करेगा, स्क्यूड होगा या फिर स्कैटर्ड होगा, कि वो ऐसे वाला डाटा बनेगा या फिर ऐसे वाला डाटा बनेगा. ठीक है, मतलब या तो वो स्क्यूड हो सकता है या फिर वो स्कैटर्ड हो सकता है या फिर वो फैल सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एक गुड मेजर ऑफ डिस्पैरिजन करने के लिए? एक अच्छे तरीके से अगर हम डिस्पैरिजन करते हैं तो उसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट. हम इसे ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपली हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, ये बेस्ड होती है आपकी ऑल ऑब्जर्वेशंस पे. ये आपकी किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जर्वेशंस की सीरीज पे बेस्ड होती है. आप इसे रिजली डिफाइंड भी कर सकते हैं. जो भी आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उससे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. ये
सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से भी इफेक्ट नहीं होती है। सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन आ गया, सैम्पलिंग का जो हमने डाटा था वो हमें जो है लार्ज कलेक्ट कर लिया सैम्पलिंग का डाटा, तो उससे भी इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल इसमें ट्रीटमेंट की जाती है, एंड स्टैटिकल हम इसे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगर एक गुड डिस्पैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। सारी की सारी जो भी बेस्ड होंगी वो आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगी, रीजली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सैम्पलिंग में कोई भी फ्लक्चुएशन आ रहा है उसका भी कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकल इसमें ट्रीटमेंट हो सकते हैं, और स्टैटिकल भी हम इसे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिस्पैरिजन के, तो फर्स्ट होता है हमारे पास कॉम्परेटिव स्टडी की जाती है। मेजर्स ऑफ डिस्पैरिजन गिवन ए सिंगल वैल्यू। अगर हम मेजर करते हैं डिस्पैरिजन को तो हमें एक सिंगल वैल्यू देता है जो कि क्या इंडिकेट करता है, आपकी डिग्री बताता है। क्या बताता है ये, डिग्री बताता है कि कितनी तो हमारे पास कंसिस्टेंसी है और कितनी यूनिफॉर्मिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब किस कंसिस्टेंसी से हम काम कर रहे हैं और कितनी यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सेम ही फॉर्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सिंगल वैल्यू जो हमें दी जाएगी वो हेल्प करेगी हमारी कंपैरिजन करने के लिए। वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसे कंपैरिजन कर सकते हैं। स्मॉलर द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ डिस्पैरिजन, हायर द कंसिस्टेंसी। अगर स्मॉलर वैल्यू आई है, ठीक है, इसका मतलब उसमें हाई क्या है, कंसिस्टेंसी है और यूनिफॉर्मिटी है। अगर लार्ज वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है, इसमें लो वैल्यू है, लो कंसिस्टेंसी है और लो ही यूनिफॉर्मिटी है। तो कंपैरेटिव स्टडी हम क्यों करते हैं, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, किससे, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक सिंगल वैल्यू को कंपेयर करते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, एवरेज पे हम रिलाई कर सकते हैं। एक स्मॉल वैल्यू डिस्पैरिजन की जो कि लो वेरिएशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एवरेज। हमने डिस्पैरिजन हम किस तरीके से करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिस्पैरिजन करते हैं, एंड एवरेज भी हम उसमें निकालते हैं। इसका मतलब है कि एवरेज इज ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड वेरी रिलायबल। अगर हम एवरेज के थ्रू से निकालेंगे तो एवरेज क्या है, एक बहुत ही अच्छा वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है जो कि ऑब्जर्वेशन भी करता है और जिसमें हम रिलाई भी कर सकते हैं। हायर वैल्यू होगी डिस्पैरिजन की, वो क्या देगी, ग्रेटर डेविएशन अमंग द ऑब्जर्वेशन। इन दिस केस में एवरेज जो है एक गुड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम इसे रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हायर वैल्यू निकल के, मैंने कहा था ना, अगर लो वैल्यू होगी तो हम उस पर क्या कर सकते हैं कि वो ज़्यादा तो क्या होगी, कंसिस्टेंसी होगी, और ज़्यादा ही क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, हायर वैल्यू निकल के आई है, तो वो ना तो कंसिस्टेंसी है ना ही वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी है। कंट्रोल द वेरिएबिलिटी, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं मेज़र करने के लिए डिस्पैरिजन को, जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको डाटा वेरिएबिलिटी की फॉर्म में। जैसे कि आपके डिफरेंट एंगल्स दे दिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जो नॉलेज है आप उसे प्रूव करोगे, ठीक है। जो भी आपके पास नॉलेज है आप उसे प्रूव करोगे अपने वेरिएशन को कंट्रोल करके, ठीक है। आपके पास पहले ही से किसी भी टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज है, आपको उसे प्रूव करना है, ठीक है। आपकी जो भी डाटाज में जो भी वेरिएशन आ रखी है, बार बार जो भी डाटा आपका चेंज हो रहा है, उस डाटा को चेंज ना करके उस डाटा को कंट्रोल करना है आपको। स्पेशली आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में ऐसा करना पड़ता है, बिजनेस में या फिर मेडिसिन की टर्म्स में आपको जो डाटा है वो क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ये मेजर्स ऑफ डिस्पैरिजन जो हैं वो प्रूव करती हैं वेरी यूज़फुल,
जो भी मतलब अगर आपको जैसे मेडिसिन की टर्म्स में बात करें, अगर बिजनेस की टर्म्स में बात करते हैं, तो जहाँ पे आपके पास डाटा आप कलेक्ट करते हो ताकि उसे क्या कर सको, आप प्रूव कर सको कि वो सही है या फिर गलत है। और जहाँ पे आप इसे सही या फिर गलत प्रूव करते हो, ये बहुत ज़्यादा इस टर्म में जो है, इस फील्ड में आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है डाटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास स्टैटिकल एनालिसिस है, मतलब कि जो डिस्पैरिजन है वो प्रोवाइड करता है आपको मेज़र करने के लिए और भी टाइप्स के स्टैटिकल एनालिसिस, लाइक आप कंप्यूटिंग कर सकते हो, कोरिलेशन, रिग्रेशन और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो। अब कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बनाना। दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन बताता है उसे क्या कहते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स होते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये जानना होता है, वो होता है हमारे पास रिग्रेशन। और हाइपोथेसिस क्या होती है? हमारी कल्पना, जो कि हमने मान की चली कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। हम टेस्ट किस हाइपोथेसिस के करते हैं? नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, ताकि हम इसको रॉन्ग साबित करके अपनी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है उसको क्या कर सके, प्रूव कर सकते हैं। इसलिए हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस का। तो इसमें स्टैटिकल एनालिसिस में आप कोरिलेशन कर सकते हो, रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हो, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो, अपनी कोई भी हाइपोथेसिस बना के, अपनी कोई भी कल्पना बना के आप उसको टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पैरिजन। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पैरिजन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पैरिजन। अब ये होते क्या क्या है, वन बाय वन देखते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पैरिजन, एब्सोल्यूट मतलब कि जिसे कि हम एब्सोल्यूट तरीके से माप सकें। ओके, एक यूनिट में हम माप सकें, एक हमारे पास पूरा डेटा है जिसमें हम इसे माप सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पैरिजन कंटेन्स द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डाटा सेट। ये क्या कंटेन करता है? एक सेम यूनिट को कंटेन करता है उसके ओरिजिनल डाटा सेट में से। एब्सोल्यूट डिस्पैरिजन जो मेथड है वो एक्सप्रेस करता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइक आपके स्टैंडर्ड्स हो गए और मीन डेविएशन हो गए। इसमें आपके रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें कि हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पैरिजन होता क्या, तो ये एब्सोल्यूट मेजर जिसे हम एब्सोल्यूट तरीके से हम माप सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब जिसमें कि आपकी सेम यूनिट होगी, ठीक है, एज द ओरिजिनल इसका क्या होगा, डाटा सेट होगा। सेम यूनिट ओरिजिनल डाटा सेट होगा। मतलब अगर हम इसे सेम, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पैरिजन की, तो इसमें हम कह सकते हैं लाइक जैसे टन्स, ईयर्स, सेंटीमीटर्स, ये क्या है? टन है। हम माप सकते हैं ना कितने टन है, 10 टन है, 20 है, इनको हम एब्सोल्यूट तरीके से माप सकते हैं। ईयर्स, कितने ईयर्स हैं? 10 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है। सेंटीमीटर्स, हम इनको भी माप सकते हैं। मतलब जिसको हम एब्सोल्यूट तरीके से हम माप सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर हो जाएगा डिस्पैरिजन का। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। रेंज के थ्रू निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू निकाल सकते हैं, और क्वार्टरली डिविएशन के थ्रू भी हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास रेंज।
इसके मेथड्स हैं या फिर आप इसके टाइप्स भी कह सकते हो इसे, ठीक है। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं रेंज से। क्या कहता है रेंज? रेंज कहता है एक सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। आपको एक सेट दिया है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको ये वाला एक सेट दे रखा है। इसमें अगर मैं रेंज, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या है 7 है, मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। अगर मैं 7 में से 1 को माइनस कर दूँ क्या बच गया 6। तो ये 6 क्या है मेरे पास? रेंज है। मतलब कि लार्जेस्ट वैल्यू में से अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देती हूँ, यही क्या निकल के आ जाता है मेरे पास? रेंज निकल के आ जाती है। सिंपल सी इतनी ही बात है कि रेंज क्या होती है कि जो भी सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें से आप मिनिमम या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे, ये आपके पास निकल के आ जाएगी रेंज। अगर हम बात करें, ये तो था रेंज, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये तो सिर्फ रेंज निकाला है। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करूं तो कैसे निकलेगा? लोवेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड अपॉन में लोवेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हो। ओके, लोवेस्ट में से स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू, और लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू का आपको क्या करनी है? प्लस करना है। ऊपर माइनस करना है और नीचे आपको प्लस करना है। सिर्फ इतना डिफरेंस है और बाकी ये सारा क्या है? सेम है। नेक्स्ट बात करें तो इंटर क्वार्टल रेंज। इंटर क्वार्टल रेंज क्या होती है? ये डिफाइन करती है आपकी डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टल एंड द लोअर क्वार्टल ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी अपर क्वार्टल और जो आपकी लोअर क्वार्टल है उसके बीच का डिफरेंस क्या बताती है? इंटर क्वार्टल बताती है। अब क्वार्टल को उसने क्यू से डिनोट किया गया है, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला है, अब इंटर क्वार्टल रेंज का क्या है? Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है हमारे पास? अपर है, अपर क्वार्टल है, और Q1 क्या है हमारे पास? लोअर क्वार्टल है। तो अपर में से जब मैं लोअर को माइनस कर दूंगी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटर क्वार्टल रेंज आ जाएगी। अगर मैं क्वार्टल डेविएशन की बात करूं तो क्वार्टल डेविएशन मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड अपॉन में 2। सिर्फ इतना। क्वार्टल डेविएशन की बात करूं तो क्या निकल के आएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड अपॉन में 2। ये चीज़ मेरे पास निकल के आएगी। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन की बात करती हूँ, कोफिशिएंट निकालने में क्वार्टल डेविएशन, तो मेरे पास क्या आएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड अपॉन में Q3 प्लस Q1। Q3 माइनस Q1 डिवाइड अपॉन में Q3 प्लस Q1, ये आ जाएगा मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो इसका। हमारे पास सीरीज दे रखी है, जैसे 28, 18, 20, 24, 27, 30 एंड देन 50। ओके, इसको सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 15, 18, 20, 24, 27, 28 और 30। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है? इंटर क्वार्टल रेंज निकालना है।
इंटर क्वार्टल रेंज हम कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे Q1 और फिर निकालेंगे हम Q3। अब Q1 निकालते हैं। Q1 कैसे निकलेगा? Q1 क्या है हमारे पास? क्वार्टल। और Q3 क्या है? अपर क्वार्टल। और ये हमें क्या दे रखी है? एक सीरीज दे रखी है। तो nth टर्म निकाल देंगे हम इसमें। ठीक है, तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं? Q1 निकालने के लिए हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो देखते हैं। ये निकलेगा इस फॉर्मूले से n+1 डिवाइडेड अपॉन में 2। तो nth नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 और 1 डिवाइड बाई 2 या 4। ये क्वार्टल है। क्वार्टल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे 4 आएगा। तो 7 और 1 8, 8 डिवाइड बाई में 4, तो यह आ जाएगा सेकेंड। तो सेकेंड कौन सी टर्म है हमारे पास? 18। तो ये क्या बना गया हमारे पास? 18। अब क्या 3 निकालते हैं। क्या 3 हमारे पास कैसे निकलेगा? इसी तरीके से निकलेगा, बट इसमें क्या है? 3। ये 3 आगे जुड़ गया। सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, बस। क्योंकि यहाँ पे हम 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इस 2 से हमें क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। तो 6 कौन सी टर्म है? 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास क्या आ गया? 28। अब Q3 का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो Q3 का फॉर्मूला होता है आपके पास Q3 का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय में 4 और यहाँ आगे 3 लग जाएगा, बस इतना। अब हमारे पास Q3 पता है, हमारे पास 28 है, Q1 पता है 18 है, तो हम निकाल लेते हैं सारे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे रेंज। ठीक है, रेंज हमारे पास बात करते हैं Q3 माइनस Q1। 28 में से जब 18 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचे? 10 बचे। अब हम QD निकाल लेते हैं। QD क्या बात करता है? जो 10 है उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, ये हो गया हमारे पास 5। अब अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ QD निकालना है, तो यह आ जाएगा ऊपर 10 और नीचे अगर मैं बात करूँ तो इसका अगर तो आ जाएगा हमारे पास 46। तो ये आ जाएगा कुछ समथिंग 0.217। ठीक है, ये थी इंटर क्वार्टल रेंज की बात। इंटर क्वार्टल रेंज। अब हम बात करते हैं रेंज जब हम निकालते हैं तो उसकी मेरिट्स क्या होती हैं और उसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं। एक तो ये इजी होता है कैलकुलेट करने में, सिंपली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नो स्पेशल नॉलेज इज़ नीडेड। कोई भी हमें कैलकुलेट करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें माइनस और प्लस ही तो करना है। कोई स्पेशल नॉलेज, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना पढ़नी, कोई टेक्निक्स वगैरह नहीं लगानी है इसमें, कोई मेथड्स हमें अप्लाई नहीं करने हैं इसमें सिर्फ हमें माइनस और प्लस ही तो करना है। तो कोई भी इसमें टेक्निकल नॉलेज या फिर किसी भी तरीके की और स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये लिस्ट टाइम लेती है, मतलब बहुत ही कम समय लेती है, क्योंकि आपको माइनस और प्लस ही करना है, तो इसलिए आपको बहुत ही कम टाइम लेती है कंप्यूट करने के लिए। एक ब्रॉड पिक्चर ऑफ डाटा, मतलब ब्रॉड पिक्चर देती है कि मतलब डाटा को पूरी के मतलब ब्रॉड वे में क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। बहुत ही बड़े लेवल पे क्या करती है? डाटा को रिप्रेजेंट कर देती है। डिमेरिट्स की बात करें तो ये क्रूड है मेज़र करने के लिए, बिकॉज क्योंकि इसमें ओनली बेस्ड होती है 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे। कौन कौन सी? एक तो हाईएस्ट और एक लोवेस्ट, इसलिए क्रूड मानी गई है, क्योंकि हम बाकी की जितनी वैल्यूज़ होती हैं हम उन सबको छोड़ देते हैं। सिर्फ किस वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है? केवल और केवल 2 ही वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है। एक तो हाईएस्ट लेते हैं और एक लोवेस्ट लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओपन एंडेड जो सीरीज़ होती हैं हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं।
रेंज जो होता है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन होगी तो वो रेंज को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि ये वेरी करती रहती है वाइडली फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। ठीक है, क्योंकि आपकी अगर सैम्पलिंग अगर इतनी है या फिर सैम्पलिंग का डाटा आपने इतना कलेक्ट किया है, तो इसकी लोवेस्ट और इसकी हाईएस्ट और इसकी लोवेस्ट वैल्यू और इसकी हाईएस्ट और इसकी लोवेस्ट वैल्यू किसको, इन दोनों को क्या करेगी, अलग अलग होगी और इन दोनों को इफेक्ट करेगी। किसको, रेंज को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करें क्वार्टल डेविएशन की। क्वार्टल डेविएशन क्या होता है? इसे सेमी इंटर क्वार्टल डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, क्वार्टल डेविएशन सेमी इंटर क्वार्टल रेंज कहते हैं। ये तो वही हो गया। होता है आपके अपर क्वार्टल और लोअर क्वार्टल का, और उसे क्या कर देते हैं हम, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्वार्टल डेविएशन आ जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। इसकी मेरिट्स की बात करें तो इजी होता है कैलकुलेट करने में, अंडरस्टैंड होता है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका क्वार्टल डेविएशन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यूज को लेस अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें सुपीरियर किसका होता है, रेंज का होता है। ये ज़्यादा यूज़फुल है डिस्पेरिजन के लिए, क्योंकि इसमें मिडल 50% जो है उसे हम कंप्यूट कर ही लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ किया है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, फर्दर आप कोई भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट या फिर कोई स्टैटिकल एनालिसिस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये फ्लक्चुएशन जो भी होती है उससे ये अफेक्ट नहीं होता है कोई भी, मतलब अफेक्ट जो इसमें अफेक्ट को, जो भी आपके फ्लक्चुएशन होते हैं सैम्पलिंग में, कोई भी फ्लक्चुएशन हुए हैं उसको इसमें कंसिडर्ड किया जाता है, मतलब ये इसमें अफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, इसमें जो है ये रिलायबल मेज़र नहीं किया जाता है डिस्पेरिजन को, बिकॉज इसमें जो 50% जो ऑब्जर्वेशन है केवल हम उन्हीं को लेते हैं, बाकी जो 50% है हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। केवल और केवल इसमें 50% का डाटा लिया है, बाकी जो 50% बचा है हमारे पास हम उसको इसमें इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एक अर्थमेटिक मीन है, जैसे आप एवरेज कहते हो। डेविएशन ये ऑब्जर्वेशन करती है ऑफ ए सेंट्रल वैल्यू, मीन या फिर मीडियन। ठीक है, मतलब ये इसे हम एवरेज डेविएशन के नाम से भी जानते हैं, मीन डेविएशन को, और ये डिफाइन करता है आपकी अर्थमेटिक एवरेज को। ठीक है, जिसमें वेरियस आइटम्स होते हैं सीरीज़ में, जहाँ पे आप कंप्यूट कर सकते हो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी को मीन या फिर मीडियन के रूप में। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन निकालने का, मीन डेविएशन निकालने का फ्रॉम, अगर मैं मीन डेविएशन को अगर मैं मीडियन से निकालती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, सिग्मा मीन माइनस में मीडियन डिवाइड बाय में n, और जो ये मीन माइनस में मीडियन क्या है, ये डेविएशन है, डेविएशन ऑफ मीन। अगर मैं मीडियन से निकालूंगी, ये तो मैंने मीडियन से निकालना है, अगर मैं इस मीन डेविएशन को अगर मैं मीन से ही निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ये मीडियन आया है वही बात है सिग्मा डेविएशन ऑफ मीन डिवाइडेड अपॉन में, क्योंकि मैं मीन से निकाल रही हूँ, एंड सिर्फ जहाँ बात है जहाँ पे मीडियन है वहाँ पे हम मीडियन का कैलकुलेट करेंगे, और जहाँ पे मीन है वहाँ पे हम मीन का कैलकुलेट करेंगे। अगर इसके कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन वो भी मीन से, और कोफिशिएंट
ऑफ मीन डेविएशन, वो भी मीडियन से। अगर मैं मीन से बात करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा मीन डेविएशन, मीन डिवाइडेड अपॉन में मीन। और अगर मैं मीडियन से बात करूँगी तो यहाँ मीन हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, मीडियन लग जाएगा। और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका मीडियन। बस थोड़ी सी ही इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन है, अदरवाइज सब कुछ सिंपल है। इसकी मेरिट्स, ये बेस्ड होता है ऑल ऑब्जर्वेशंस की सीरीज पर, नॉट ओनली द लिमिट, इसमें कोई लिमिट्स नहीं होती, जैसे कि रेंज में थी, क्वार्टल डेविएशन में थी, इसमें कोई भी लिमिट्स नहीं होती हैं। इसे हम सिंपली कैलकुलेट और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो भी इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उसको इफेक्ट नहीं करती, जो भी लोवेस्ट, लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगी। इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन डेविएशन टेकन फ्रॉम एवरेज से लेकर। डिमेरिट्स की बात करें, ये इग्नोर करता है साइन को, प्लस माइनस का जो साइन होता है उसको इग्नोर करता है, जो कि बैड है मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैथमेटिकल में माइनस का साइन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, अपनी उसकी एक खुद की उसकी वैल्यू होती है माइनस की, लेकिन यहाँ पे हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। ये कैपेबल नहीं होता कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, कोई भी फर्दर अगर हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए ये कैपेबल नहीं है। ये डिफ़िकल्ट होता है कंप्यूट करने में, जब मीन और मीडियन जो है वो फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंड ये पॉसिबल भी नहीं होता है कि हम इसमें यूज़ करें मेथड का। इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज़ में हम इस मेथड का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट है, किसका, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट है आपके अर्थमेटिक एवरेज का ऑफ द स्क्वायर्ड, और डेविएशन जो भी आपने मेजर्ड किया है मीन से उसका रूट है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का तो ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन में n, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमारे पास निकल जाएगा। अगर मैं इसको और एलिब्रेट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। ओके, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो मेरे पास निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड अपॉन में मीन, ये निकल जाएगा कोफिशिएंट। ओके, लोरेंज कर्व क्या होता है, लोरेंज कर्व जो है वो एक ग्राफिक मेथड है मेजरिंग करने का। एस्टिमेटेड आपका डिस्पेरिजन, कितना डिस्पेरिजन हुआ है, ये इतना जगह में फैला है या फिर सिर्फ इतना रह के है, तो कितना डिस्पेरिजन है इसको एस्टिमेट किया जाता है लोरेंज कर्व से। और इसको किसने दिया था, ओ मैक्स लोरेंज ने दिया था इसे, ठीक है। दिस कर्व इज ऑफन यूज्ड टू मेजर द इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन ए सोसाइटी। मतलब ये इसको हम मेज़र क्यों करते हैं कि इनकम में कितनी इनइक्वलिटी है, इनकम कितनी इनइक्वलिटी है और वेल्थ कितनी है सोसाइटी में, सोसाइटी की वेल्थ कितनी है, उसको मेज़र करने के लिए हम इस कर्व का यूज़ करते हैं। तो ये कर्व कुछ आपके इस तरीके से बनेगा, आपकी इक्वलिटी, एक मिनट,
ये बात करता है आपकी इक्वलिटी का, ठीक है। ये वाला जो कर्व है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या बात करती है आपकी, इक्वलिटी की बात करती है। ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, लॉरेंस कर्व बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे बाइंड होके जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये किसकी बात करेगी, लॉरेंस कर्व की, ठीक है। ये लॉरेंस कर्व की बात करती है। और जो ये वाली लाइन जो है, ये आपकी इक्वलिटी को शो करती है कि कितना आपका इक्वल है, ठीक है। ये आपकी इक्वलिटी को शो करेगी, ये वाली लाइन, कि इक्वल इतना है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये बैंड होके जा रहा है, ये आपका क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है, जो कहता है आपकी इनइक्वलिटीज़ की बात करता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉरेंस कर्व को, ठीक है। जो ये है आपके पास है लाइन है, इक्वलिटी की लाइन है ये, ठीक है। और जो ये इस तरीके से जो बैंड होके जा रहा है, दैट इज क्या है, लॉरेंस कर्व है। ये आपकी इनइक्वलिटी को शो कर रहा है, क्योंकि ये तो लाइन इक्वलिटी की थी, लेकिन लॉरेंस कर्व में क्या शो करता है, इनइक्वलिटीज़ कितनी हैं। तो ये इसलिए ये बैंड होके जा रहा है, दैट इज ए इनइक्वलिटीज़। सो आज के लिए हम सिर्फ एब्सोल्यूट ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रिलेटिव के बारे में पढ़ेंगे।